नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए यूपीएससी सीएससी 2023 का रिजल्ट आ चुका है। बिहार के तमाम जो छात्र हैं, पहले की भांति भी इस बार भी अपना परचम गाड़ रहे हैं। ऐसे में एक नाम है जो मुजफ्फरपुर के हैं, आदिल। आपका बहुत स्वागत है। आदिल शुक्रिया। मोहसिन आदिल मोहसिन है, इन्होंने 157वां रैंक हासिल किया है। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे इन्होंने तैयारी की, क्या-क्या कठिनाइयाँ आई। बहुत तफ़सील से बातचीत करेंगे, तमाम सारी बातें होंगी। पहले तो आपका बहुत स्वागत है आदिल। आप थोड़ा-सा अपने बारे में बता दीजिए दर्शकों को। जी, धन्यवाद प्रभात। प्रभात मेरा नाम अदील मोहसिन हुआ, सैयद अदील मोहसिन। मैं मुज़फ़्फ़रपुर के एक छोटे गाँव मोहम्मदपुर मुबारक का रहने वाला हूँ जी। और मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वहीं मुज़फ़्फ़रपुर से ली। उसके बाद से मैं दिल्ली आ गया था अपने 11th-12th के लिए और फिर मैंने दिल्ली से ही इंजीनियरिंग करी, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और उसके पश्चात मैं प्रिपरेशन में लग गया 2019 से और मैंने अभी तक 4 अटेम्प्ट दिए सिविल सर्विसेज़ के, जिसमें मैंने टोटल 3 इंटरव्यूज़ दिए और फाइनली 2023 से मुझे सफलता प्राप्त हुई 157 रैंक के साथ। आपने बीटेक कहाँ से किया था? बीटेक मैंने जामिया से करा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या बात है, कुछ खास है क्या इंजीनियरिंग वाले लोगों का कि यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं? पहले इंजीनियरिंग फिर यूपीएससी, कुछ कुछ सीक्रेट है क्या इसमें? नहीं, नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है, पर लेकिन आजकल ट्रेंड ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे ज़्यादातर यूपीएससी में काफ़ी सारे बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि सीसैट वगैरह थोड़ा-सा मैथमेटिक्स वगैरह उसमें डिफ़िकल्ट होती जा रही है, तो इंजीनियरिंग वाले बच्चों को थोड़ा एज मिल रहा है। वैसे ये एग्ज़ाम जो है वो लेवलिंग ग्राउंड है, किसी भी बैकग्राउंड से लोग इसमें आके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऐसा हुँ, कुछ खास नहीं है इंजीनियरिंग वालों में, हुँ। जो ह्यूमैनिटीज़ वाले में नहीं है, तो हर कोई एक चीज़ एग्ज़ाम दे सकता बताइए कि आपने कहा कि 3 इंटरव्यू आज अभी तक हमने दिए हैं। कैसा रहा वो दौर जब आप इंटरव्यू देते थे और रिजल्ट फिर आपका फाइनल नहीं हो पाता था? उस फेज़ को बताइए, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिसमें से मात्र 1000 बच्चों को सफलता मिलती है। तो आपने है। कैसे फेस किया उस पीरियड को? पहली दफ़ा यानी 2021 वाले अटेम्प्ट में इंटरव्यू देने के बाद और प्रीलिम्स के बीच में 10 दिन का ही गैप बचा था और इंटरव्यू रिज़ल्ट आने के बाद 5 दिन का ही गैप बचा था, तो उसमें मुझे गम मनाने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि फिर फ़ौरन 5 दिन बाद मुझे प्रीलिम्स देना था। तो उसमें कुछ फ़ील करने का बुरा या अच्छा वो वक़्त ही नहीं मिला। पिछले हुँ, साल भी कुछ ऐसे ही 15 दिन मिले थे, तो हुँ, उसमें भी बहुत ज़्यादा गम मनाने का टाइम मिला नहीं। ऑब्वियसली निराशा होती है, बुरा लगता है, लेकिन ये एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि आपको वापस अपने पैर पे खड़े होना होता है, वापस आपको साइकिल में लगना होता है, अपनी गलतियों से सीखना होता है और उस वही मैंने अपनी गलतियों से सीखा, एसेस करा कि क्या मैंने गलतियाँ करी, जिसका नतीजा ये है कि 2023 में मुझे सफलता प्राप्त हुई। एक चीज़ बताइए, जामिया एक आईएएस फैक्ट्री बनते जा रहा है, आरसी है जहाँ से आपने पढ़ाई किया। उसका रोल कितना रहा आपके करियर में, आपके लाइफ में? जामिया का ओवरऑल तो बहुत ही रोल रहा क्योंकि मैंने अपनी इंटरमीडिएट वहीं से करा, मैंने अपना बैचलर्स वहीं से करा, मास्टर्स वहीं से करा और तैयारी भी सिविल सर्विसेज की वहीं से करी मैंने। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है और ख़ास करके आरसीए का, क्योंकि रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी जहाँ मैं रहता था, कि वहाँ जो माहौल मिलता है पढ़ने का, वहाँ जो लोग मिलते हैं, अलग-अलग कैलिबर के, अलग-अलग बैकग्राउंड से लोग मिलते हैं, तो वो और अलग-अलग सोशल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो एक मिनी इंडिया है, एक जहाँ हर जगह से लोग मिलते हैं और जो कि आपको खुद एक अलग एक्सपीरियंस देता है, सीखने को बहुत कुछ देता है और कहीं न कहीं आपके पूरे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरा बहुत आभारी हूँ मैं जामिया आरसीए का और पूरे जामिया का, जिसके वजह से मैं आज जहाँ हूँ मैं उसी की वजह से हूँ। आदिल, एक और बात बताइए, आप जो सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चे, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं ले पाते हैं या बहुत सारे लोग आरसीए नहीं जा पाएँगे, बड़े-बड़े जी। कोचिंग संस्थानों में अपना दाखिला नहीं ले पाएँगे। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको देखेंगे और फिर फॉलो करेंगे। उनके लिए कुछ सुझाव देना चाहें आप? जी। अ, देखिए, जहाँ तक कोचिंग का सवाल है, मैंने भी कोई प्राइवेट कोचिंग नहीं ली और जामिया भी जो रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी है, वो कोचिंग एज़ सच नहीं है। वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है, तो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो मैंने भी सेल्फ स्टडी ही करी है मोस्टली। तो जो ये बताता है और बहुत सारे लोग, अगर आप रिज़ल्ट देखें, तो बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं कि जो सिर्फ सेल्फ स्टडी से निकाल रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आज के टाइम पे, इस टाइम पे कोचिंग एक एसेंशियल चीज़ नहीं है, बिना कोचिंग के भी निकाला जा सकता है, ख़ास करके इंटरनेट के टाइम पे, जब हुँ, मटेरियल्स बहुत अवेलेबल हैं ऑनलाइन, है ना, ईज़िली एक्सेसिबल हैं
और आप कहीं से भी मटेरियल ले सकते हैं, कहीं से भी बैठ के पढ़ सकते हैं। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप एक डेमोक्रेटाइज़ हुआ है, हर कोई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस बैकग्राउंड से आता है, अमीर है, गरीब है, किस वंश से आता है, किस एरिया से आता है, वो आसानी से एजुकेशन एक्सेस कर सकता है, ये एग्ज़ाम दे सकता है। तो मेरे ख़्याल से काफ़ी आसान हो गया बिना कोचिंग के भी। तो आई बिलीव कि ये किया जा सकता है बिना कोचिंग के। सोशल मीडिया पे एक रील चलते रहता है कि मैंने 14 घंटे पढ़ाई की, 16 घंटा पढ़ाई की। आपने कितने घंटे प्रतिदिन, क्योंकि डेली आप कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए ऐसा जो भी स्टूडेंट ये तैयारी कर रहा है, कुछ होंगे जो करते होंगे ऐसा, बट अगर आप लोगों से बात करें तो कोई ऐसा नहीं है जो निरंतर 14 घंटे और 16 घंटे पढ़ता है। हाँ, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले लोग पढ़ते हैं 14 घंटे, 15 घंटे, और सभी कोई पढ़ते हैं क्योंकि एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन है। आप नहीं पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन आप पूरे साल या पूरे महीने आप 14 घंटे, 15 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर आप एवरेज निकालें तो 9 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, एग्ज़ाम के जब नज़दीक जैसे जैसे जाते जाते वैसे वैसे नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ते जाते हैं। तो वही 8 घंटे, 10 घंटे के आसपास आपकी एक दिन की पढ़ाई इस एग्ज़ाम में सफिशिएंट होती है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने पढ़ो और ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। आपको पूरे साल पढ़ना होता है, पूरे साल 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली हफ्ते में अगर आप 5 दिन पढ़ रहे हैं या 6 दिन पढ़ रहे हैं और 9 घंटे पढ़ ले रहे हैं आप, 8-9 घंटे, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। कैसा रहा ये सफ़र? एक और चीज़, जब आप मुज़फ्फरपुर से जब आप निकल के गए, दिल्ली तक गए, जब 1-2 अटेम्प्ट आप नहीं हो पाया आपसे, तो फिर रिश्तेदारों के ताने ऐसा कुछ सुनने को मिला आपको भी, या फिर? नहीं नहीं, ताने वाने किसी के नहीं सुनने पड़े। लोग रिश्तेदारों ने, सबने बहुत भरोसा करा। और अच्छी बात मेरे साथ ये रही कि हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ निकलता गया। पहले अटेम्प्ट मतलब प्रीलिम्स सारे अटेम्प्ट्स में निकले, फिर मेंस लिखा मैंने हर अटेम्प्ट्स में, इंटरव्यू दिया। तो हर बार ये लगता था कि बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़े से निकल जाएगा। तो किसी भी अटेम्प्ट के बाद ये नहीं लगता था कि ये मेरे से नहीं होगा या बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बार ये लगता था कि थोड़ा सा और कर लूँगा तो हो जाएगा। तो ये मेरे साथ फ़ायदा रहा कि कभी किसी के ताने नहीं सुनने पड़े, या किसी ने ये नहीं फ़ील करना पड़ा कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ या ऐसा कुछ है। तो जिसकी वजह से आई थिंक आई हैव बीन लकी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बट आपका आपका माध्यम जी, कौन-सा था? हिंदी या फिर इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम से था मेरा। देखिए, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं ज़्यादातर तो हिंदी माध्यम के हैं, और जी, जी। उनके लिए रिज़ल्ट थोड़ा-सा हमेशा कम ही होता है, तो कुछ उनके नहीं, लिए। अगर आप पिछले पिछले इस बार का तो मैंने अभी नहीं देखा है, या कोई एनालिसिस ऐसा मेरे सामने से हुँ, नहीं हुँ। गुजरा है। लेकिन पिछले साल का अगर आप रिजल्ट देखें तो हिंदी माध्यम के रिजल्ट इम्प्रूव हुए, काफ़ी अच्छे हुए, और टॉप 10 में भी आपके आ रहे हैं, और काफ़ी सिलेक्शन हुआ है पिछले साल भी हिंदी माध्यम से। हुँ, और वो दिखा रहा है कि हिंदी माध्यम को यूपीएससी जो है वो वापस से इम्पोर्टेंस दे रही। और आई थिंक कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूपीएससी खुद प्रमोट कर रहा है, प्रमोट इन द सेंस कि ऑब्वियसली पहले ऐसा लगता था कि हिंदी माध्यम वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, इन द सेंस कि सिलेक्शन कम होता था, बट अब उन्हें उनका जो ड्यू शेयर है वो मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड आई होप कि इस बार भी ऐसे ही रहा हो, आगे भी वैसे ही रहे। तो आई डोंट थिंक कि उन्हें निराश होने की ज़रूरत है कि उनका हिंदी माध्यम है या उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो इस एग्ज़ाम में कोई उन्हें परेशानी होगी। और इस एग्ज़ाम की अच्छी बात ये है कि सबके लिए इक्वलाइज़र है, हर किसी को बराबर ट्रीट करता है, आपका कोई सा भी माध्यम हो, कोई सा भी ऑप्शनल हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो। तो मेरे हिसाब से उन्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। हुँ। एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखें जिसमें बच्चे स्कोर कर सकें? स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन-सा होना चाहिए? आपका क्या था ऑप्शनल सब्जेक्ट, और बच्चे कौन-सा सब्जेक्ट ऑप्शनल में चूज़ करें ताकि वो स्कोर कर सकें? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं है जिसमें आप ये कह दीजिए कि भाई ये ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं है या वो ये बहुत ही स्कोरिंग है, क्योंकि हर ऑप्शन में आप देखेंगे कुछ बच्चे होंगे जो बहुत स्कोर करते होंगे, कुछ बच्चे बहुत ख़राब स्कोर करते होंगे। एट द एंड ये ज़रूरी है कि आपका खुद का इंटरेस्ट हो उस ऑप्शनल में। अगर आप उस ऑप्शन में कॉन्फिडेंट है, देखिए एट द एंड जैसे सोशियोलॉजी है, जोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये बहुत बच्चे, हज़ारों बच्चे लेते हैं, है ना? तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ही अच्छा करेंगे, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत गंदा परफ़ॉर्म करेंगे, है ना? तो एवरेज सारे ऑप्शनल का जो कुछ डेटा लोगों ने कंपाइल करा है, उससे ये पता चलता है कि एवरेज नियर अबाउट सेम रहता है, किसी का 10 नंबर 5 नंबर ऊपर, किसी का 10 नंबर 5 नंबर नीचे। तो इसलिए मेरे ख़्याल से मार्किंग में फ़र्क नहीं है, बस ये है कि आप अपने ऑप्शनल में बेस्ट रहिए। अगर आप सोशियोलॉजी ले रहे हैं तो सोशियोलॉजी में आप टॉप 5% में, टॉप 3% में रहिए। आप
PSI ले रहे तो टॉप 3% मिली, आप मैथमेटिक्स ले रहे तो टॉप 3% मिली। तो इम्पोर्टेंस ज़्यादा वो है, और वो जब भी होगा जब आपको उस ऑप्शन में इंटरेस्ट हो, आप उस ऑप्शन को एंजॉय कर रहे पढ़ने में, क्योंकि आपको पूरे साल वो ऑप्शन पढ़ना है। तो आई थिंक इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा मैटर करता है, और कहीं ना कहीं मार्किंग मैटर करती है, बट वो बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं रहता मार्किंग। आपका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, शायद ये आखिरी सवाल होगा। गृह राज्य बिहार के लिए कुछ करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें होती है, आप लोग जब निकालते हैं एग्जाम तो आप लोग उनके आदर्श बनते हैं, कुछ जी बिहार के बच्चों के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं देखता हूँ आगे क्या प्लेटफॉर्म मिलता है मुझे, और जो मेरे से किया जा अगर बच्चे सकेगा, आपसे चाहे जुड़ना चाहें, अगर आपसे हेल्प लेना चाहें, आपसे सुझाव लेना चाहें, तो फिर कैसे आपसे कनेक्ट होंगे? अभी तो मेरा कोई सोशल मीडिया एक्टिव नहीं है। मैं सोशल मीडिया मीडिया अगर कोई अपना टेलीग्राम या फिर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम वगैरह अगर अपना बनाऊंगा तो मैं वो अ, बता दूंगा। लेकिन अभी मेरा कोई सोशल मीडिया एक्टिव नहीं है। आप बड़ा अ, दावा कर रहे हैं, आप एक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं करते थे? नहीं, मैं यूज़ करता था बट एक्टिव नहीं है। जैसे इंस्टाग्राम था तो मैंने डीएक्टिवेट कर अच्छा। रखा था, और वो बहुत टाइम से एक्टिव नहीं है। और टेलीग्राम में करता हूँ, लेकिन टेलीग्राम बस वो आपस के कम्युनिकेशन के लिए है, कोई ऐसा चैनल वगैरह नहीं बना रखा है। यूट्यूब भी कभी कभी यूज़ करता था। मैं एग्ज़ाम के टाइम पे कोशिश करता था ना करूँ, एग्ज़ाम के बाद ऑब्वियसली करता ही था यूट्यूब। तो लेकिन अब चूँकि जब मैं एग्ज़ाम से इस साइकिल से बाहर आ गया हूँ, तो अब मैं वापस आऊँ। ये बहुत शुक्रिया आपसे, आप जी बातचीत की, धन्य हमारे हमारे लिए समय निकाले, आपको बहुत शुक्रिया आदिल। धन्यवाद धन्यवाद।